गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर क्लास में। मैं प्रकाश सर हिस्ट्री मॉक टेस्ट 5 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 5 होगा और मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग सभी लोग लाइव आ जाएं, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें एक बार लिंक को, ठीक है। एक बार लिंक को कॉपी करके सभी लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और हर रोज़ की तरह 25 प्रश्न होंगे और सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं आप लोग, ठीक है। और देख लेते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। आज का टॉपिक होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और 1857 की क्रांति, ठीक है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे होंगे 12 क्वेश्चन। और दूसरा जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, इससे होंगे 13 क्वेश्चन। टोटल 25 प्रश्न होंगे, ठीक है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग लाइव जुड़ जाएं और शेयर कर दें एक बार सभी अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। लिंक को शेयर कर दें सभी को। हाय, हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, ठीक है। और बिना टाइम गवाए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना। फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग और आपके पास ओनली 20 सेकेंड होगा। सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को तरजीह दिया जाना, ठीक है। सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में अपने स्कोर भी आप बताएंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं हमसे, एक बार शेयर कर दें और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और इसका राइट आंसर, जी हाँ, इसका राइट आंसर है 1 का डी, बिल्कुल। धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता दिए जाने के कारण उद्योगों का कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हो सका और इसका मात्र एक कारण यही था, धनिक वर्ग का, उद्योगों का, धनिक जो वर्ग थे उनको निवेश करने को तरजीह दिया जाना, ठीक है, भू संपत्ति में। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। इसका मैंने दूसरा नाम भी बताया था कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसे कहा गया था। आप लोग आंसर करते फास्ट। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप पहले आंसर कर दें। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आए तो। अपना स्कोर भी लास्ट में आप लोग बताएंगे और इसका राइट आंसर है 2 का सी, बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और मैंने बताया था इस्तमरारी जो बंदोबस्त था इसी को अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। और इसके और भी नाम हैं और इसके नाम मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन है। 1793 ईस्वी में, सर्वप्रथम मैं बता दूं, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त, सॉरी 1793, भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसमें इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी और भी भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि की लगान का 10/11 भाग कंपनी को
देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। ठीक है, 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति होते थे। ठीक है, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किए जाने का कारण था। ए, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, और बी हो जाएगा जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सी है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, और चौथा हमारा है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। फास्ट आंसर कर देंगे सभी लोग 30 सेकंड में आंसर करेंगे। ठीक है, फास्ट आप लोग आंसर करेंगे, क्विक आंसर करेंगे, प्लीज क्विक आंसर करें आप लोग। और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं। ठीक है, और इसका राइट आंसर है तीसरे का सी। ठीक है, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, इसका राइट आंसर है 3rd का सी। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी। ठीक है, जो पहले 10 वर्ष के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट, जिसे अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, परमानेंट सेटलमेंट के रूप में स्थापित हुई इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का जो कारण था, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। 4th नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। रिक्त स्थान में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ए 1885 ईस्वी में, बी 1886 ईस्वी में, सी 1889 ईस्वी में, और डी है 1900 ईस्वी में। फास्ट आंसर कर दे सभी लोग, आप लोग सभी लोग फास्ट आंसर कर दें, क्विक आंसर करेंगे आप लोग, क्विक आंसर करें आप लोग, सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक है, और 4th का मैं राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th का ए 1885 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल में बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। याद रखेंगे आप लोग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। ए अस्थायी बंदोबस्त, बी महालवाड़ी बंदोबस्त, सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और डी, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फास्ट आप लोग आंसर कर देंगे, सभी लोग फास्ट आंसर करेंगे। 5th नंबर का आंसर करें सब लोग, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं। 5th नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक प्रणाली। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया। ठीक है, टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया। 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया था। याद रखेंगे आप लोग। चलते प्रश्न नंबर 6 की तरफ। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
ए 1885, बी 1837, सी 1839 और डी है 1841। सभी लोग फास्ट आंसर कर दें, फास्ट आंसर कर दें सभी लोग, क्विक आंसर करें आप लोग, ठीक है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1839 ईस्वी में। जी हाँ, सी इज राइट। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। याद रखें कि यह कंपनी सर्वप्रथम 5 लाख रुपए पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई यह कंपनी, ठीक है। तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। याद रखेंगे आप लोग, द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। द असम कंपनी जो है भारत की सबसे पुरानी चाय कंपनी है। और एक चीज़ और ये कंपनी अभी भी मतलब वर्तमान समय में भी कार्यरत है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, द असम कंपनी वर्तमान समय में भी कार्यरत है, आपको याद रखना ये, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्साह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे, सर सैयद अहमद खां। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और जो दोस्त चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसका आंसर आप लोग बता दें, 7वें का आंसर आप लोग करें, फास्ट आंसर करें आप लोग, 7 नंबर का फास्ट आंसर करें। और इसका आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है 7 का डी, सर सैयद अहमद खां, ठीक है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर है 7 का डी। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का भी भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने की में ही संभव मानते थे, ठीक है। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्साह सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमर्त्य कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। फास्ट आंसर कर दें आप लोग, फास्ट आंसर कर दें। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? और मैं इस पुस्तक को बता चुका हूँ अपने पुराने वीडियो में, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो लाइव क्लास नहीं थी, वो ऐसे ही वीडियो अपलोडेड पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें मैंने बताया है। और इसका राइट आंसर है, पुस्तकों के नाम और प्रमुख लेखक के 2-3 वीडियो इस पर पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम और उसमें उनके राइटर्स हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत में दुख दर्दों का प्रचार करना था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला तथा धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। और चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और ये 8 नंबर प्रश्न अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो जरूर आप 9 नंबर का सही आंसर करेंगे, तो आप 9 नंबर का आंसर कर दें। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 4 दलों के नाम हैं, ऑप्शन से उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या साम्यवादी दल, ठीक है। 8 नंबर में मैंने ही इसका आंसर बताया, आप लोग आंसर कर दें, क्विक आंसर कर दें आप लोग, ठीक है। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है 9 का ए, उदारवादी दल, ठीक है, या लिबरल पार्टी। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे कौन सी पार्टी थी, उदारवादी पार्टी या लिबरल पार्टी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ।
10 नंबर प्रश्न है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। आंसर करते हैं आप लोग, क्विक आंसर करते हैं आप लोग। 10 नंबर का क्विक आंसर कर दें। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। सी इज राइट। भारत में अनुद्योगीकरण की प्रक्रिया 1813 में चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू हुई। ठीक है, इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। यह औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। यह किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ए बी जी तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी कार्ल मार्क्स, डी एडम स्मिथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को दबा दें, नहीं तो पूरा आप लोग वीडियो देखने के बाद ही लाइक बटन को दबाएं अगर पसंद आ रहा हो तो। लेकिन हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आप हमारे सारे प्रश्नों को देखकर और आकलन कर सकते हैं खुद का और इस वीडियो का कि वीडियो सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दें 11 नंबर का। और 11 नंबर का राइट आंसर मैं बता दूं भाइयों, तो 11 नंबर का राइट आंसर हो जाए 11 का सी, कार्ल मार्क्स। बिल्कुल, कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुवाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे। किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की मानो बाढ़ सी आ गई है। याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दोस्तों फास्ट आंसर करें आप लोग। सर ऑर्थन कॉटन, बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, सी लेफ्टिनेंट ब्लेन और डी है कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे सभी प्यारे दोस्त आंसर कर दें आप लोग। 12 नंबर का आंसर कर दें और 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सर ऑर्थर कॉटन। ठीक है, सर ऑर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। याद रखेंगे, ये थे सिंचाई अभियंता थे। ये सिंचाई अभियंता, याद रखेंगे आप लोग। जानते ही होंगे कि सिंचाई अभियंता क्या होता है। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसलिए सर ऑर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। याद रखेंगे आप लोग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में? क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। और हम लोग आ गए हैं 1857 की क्रांति में। आंसर कर दें आप लोग, 13 नंबर का आंसर कर दें सभी दोस्त हमारे, आंसर कर दें। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। ठीक है, दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। कहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाना था? अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को
मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई। आप लोग जानते होंगे कि चर्बी वाले जो कारतूस हैं इसमें गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों में इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित ही प्रयत्न है, और यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना था। ठीक है, और चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में या लखनऊ में? मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में? आंसर कर दिया आप लोग? ठीक है, क्विक आंसर करेंगे आप लोग सभी लोग, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं उसके पहले आप लोग आंसर कर दें। सभी लोग साथ लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। और मैं बता दूं 14 नंबर जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बिल्कुल। और कमेंट करके बता दें कि बैरकपुर कहाँ है। 29 मार्च 1857 को भाइयों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। यह मंगल पांडे की घटना कैसे प्रसिद्ध हुई थी? और बैरकपुर है वो है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, आंसर कर देंगे 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का? आंसर कर दें। मंगल पांडे सिपाही था। क्विक आंसर करेंगे सभी लोग, आप लोग 20 सेकेंड में आंसर करें। ठीक है, और मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि जो मंगल पांडे सिपाही था वो था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बंगाल। ठीक है, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी, ये भी याद रखेंगे आप लोग, 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे, यानी एक सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का 6वीं कंपनी का एक सिपाही था मंगल पांडे, याद रखेंगे आप। एक मूवी भी आई है मंगल पांडे, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ए अजीमुल्ला, बी विरजिस कादिर, सी वक्त खान, या डी हसन खान? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर कर देंगे। अब सभी लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है सी वक्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। वक्त खान का एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्ज़ा मुगल अथवा मिर्ज़ा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व वक्त खान के पास था। वास्तविक नेतृत्व किसके पास था? तो वक्त खान के पास था, याद रखेंगे आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था? ए जन आक्रोश, बी सैनिक असंतोष, सी ईसाई मिशनरी का प्रबंध, या डी ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? आप लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट सोच समझ के आप लोग आंसर करेंगे। एक्चुअल में जो राइट आंसर आपको लगेगा वही आंसर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? और मैं इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीति।
ठीक है। जो ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी वही थी 1857 की प्रमुख क्रांति का प्रमुख कारण, ठीक है, जिससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट गया। आप लोग जानते हैं। ठीक है दोस्त, सभी को समझ में आ रहा होगा, एक बार कमेंट कर देंगे आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या डी झांसी की रानी का विद्रोह। 18 नंबर सभी लोग आंसर करेंगे, क्विक आंसर करेंगे आप लोग 18 का। और मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, जबकि कानपुर में विद्रोह नाना साहब का नेतृत्व संभालना ये नहीं था, और बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, जबकि बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था, तो लखनऊ का नेतृत्व इन्होंने किया था। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे पहुंचना 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहेब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गए। आप लोग याद रखेंगे। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसने यह घोषित कर दिया कि अब कोई भी जो भी मुग़ल सम्राट होगा वो उसका कोई भी जो वंश होगा, अगर उसका खून का वंश नहीं होगा तो गोद लिया हुआ वंश शासक नहीं बनेगा। किसने ये घोषणा की थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, गोद लिए हुए वंश को शासक नहीं बनाया जा सकेगा, किसने ये घोषणा की थी, आंसर करेंगे आप लोग। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, 2 तलवारें। आंसर करेंगे क्योंकि आप लोग, और मैं इसका आंसर बता दूं आपको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोगों को आंसर ये पता होना चाहिए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक था कमल व रोटी था, याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ और देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या है। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकार किया, ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी कानपुर। आंसर कर दें, और किसके नेतृत्व में किया था ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है सी दिल्ली, बिल्कुल। और किसके नेतृत्व में, तो कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई थी। मात्र 3 महीने बाद ही फिर से दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से बड़े एग्जाम तो पूछा गया प्रश्न है। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जन्मस्थली कहाँ है, आंसर करेंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर मैं बता दूं, उनकी जन्मस्थली है, जी हाँ, वाराणसी में, झांसी में नहीं, वाराणसी में। ठीक है, और महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताएं। रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 नवंबर 1835 में।
याद रखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को गोलघर वाराणसी में। वैसे गोलघर तो कई शहरों में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो गोलघर है ये वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी, अब बनारस मंदिरों की नगरी, ठीक है। और इनका जो मूल नाम था, महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मैं बता दूं तो इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनका मूल नाम था मणिकर्णिका, याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आंसर करेंगे क्योंकि आप लोग सभी दोस्त, सभी हमारे प्यारे दोस्त कमेंट कर दें। और इसका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है बिल्कुल ए, खान बहादुर। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित है, ठीक है। कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था और खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था। बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की, यानी नेतृत्व किया। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 की का मतलब होता है 1000, 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन भी किया, ठीक है। महान व्यक्ति थे ये खान बहादुर जी। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? मंडला में, मुंबई में, जबलपुर में या ग्वालियर में? जन्म तो उनका हुआ था बनारस में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हो चुका है और मंदिरों की नगरी बोला जाता है और भारत में सबसे प्राचीन शहर भी इसे माना जाता है। आंसर कर दें, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? और बनारस में एक सब्जी अनुसंधान भी, राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान स्थित है बनारस में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। जन्म हुआ था बनारस में, लेकिन इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी ग्वालियर में, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी समाधि ग्वालियर में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ए, हीरोज से, बी, गफ से, सी, नील से या डी, हाइवॉलॉक से? आंसर कर दे आप लोग। 24 का आंसर कर दे आप लोग सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। बस एक क्वेश्चन और है, लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। उसका राइट आंसर मैं बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ऑप्शन ए, यूरोज से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा किसकी पत्नी थी? गंगाधर राव की। आपको दो क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। एक तो अंतिम मराठा जो थे वो थे गंगाधर राव, और महारानी लक्ष्मीबाई अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, ठीक है। झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ, ठीक है। जो मैंने पीछे बताया कि यह इन्होंने सिद्धांत वो किया था कि जिसके भी अपने वंश के पुत्र उपस्थित नहीं होंगे उनका वंश वो क्या बोलते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र मान्य नहीं होगा। और जो रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र था उसको ये लोग मान्य नहीं कर रहे थे क्योंकि वो गोद लिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे विद्रोह भड़क गई। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहाँ तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को
वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर हीरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 और आज का लास्ट प्रश्न 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? मैंने बताया था आपको, आंसर कर दिया आप लोग। कभी कभी आपको अवध पूछ लिया जाता है, कभी कभी लखनऊ पूछ लिया जाता है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेगम ऑफ अवध। बेगम हजरत महल इनका नाम था। लखनऊ में विद्रोह 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। और आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट करके जल्दी से हमें बताएं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप लोग कोरोना से बच के रहें और पढ़ाई करते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ, ठीक है। कोई भी आपका प्रश्न हो तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अपलोड हो जाने के बाद कमेंट करके नीचे आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हम आपको जवाब दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं बेहिचक। बाय बाय।